जयतु संस्कृतम। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा 2.0 पर। आज हम स्वर संधि के अंतर्गत आपके लिए प्रकृति भाव संधि लेकर आए हैं। प्रकृति भाव संधि का सूत्र है प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम। ठीक है, अब इसके एक एक शब्दों को अलग अलग देख लीजिए। सूत्र कहता है कि प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम, तो इसमें कई शब्द हैं। पहला शब्द है क्या? प्लुत। प्लुत शब्द वर्णमाला में आपने पढ़ा होगा कि जो वर्ण हैं वो दो भागों में बांटे गए थे। कौन कौन से थे? एक था स्वर और दूसरा था व्यंजन। तो जब हम स्वर पढ़ रहे थे तो स्वरों में तीन तरह के स्वर आपको मिले। वहाँ एक मिला था ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की एक मात्रा थी, दीर्घ की दो मात्रा और प्लुत की तीन मात्रा। वही प्लुत जिसकी तीन मात्रा हो। ठीक है ना, ये प्लुत क्या है? त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक। अब प्रगृह्य, प्रगृह्य किसको कहते हैं? इसका एक सूत्र है ई दू दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ठीक है ना, ईदु देव द्विवचनम प्रगृह्यम। अब इसी को समझ लेते हैं, प्रगृह्य हमको हमारी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ईदु देत माने क्या होता है? ईत। क्या है यहाँ? ईत। ठीक है ना, ध्यान से देखिए इसको। द में जो त है, त और उ मिलकर के क्या ता को द हो गया था जस्ट सन से, तो यहाँ ईत आ गया। अब यहाँ क्या बचा? उ, तो हो गया उ। यहाँ से त ले लीजिए, ऊत। ठीक है ना, और फिर यहाँ क्या बचा? ए। अब यहाँ ए ले लीजिए, ए, और यहाँ ता बचा हुआ है, एत। ईदु देत द्विवचनम प्रगृह्यम। तो क्या हो गया? ईत ऊत एत द्विवचनम। उसको क्या कहेंगे? प्रगृह्य कहेंगे। कहने का मतलब कि ऐसा इकारांत, ऐसा उकारांत, ऐसा एकारांत। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? इकारांत माने ऐसा शब्द जिसके लास्ट में क्या हो? ई हो। ऐसा शब्द जिसके अंत में उ हो, और ऐसा शब्द जिसके अंत में ए हो। वह शब्द किस वचन का होना चाहिए? द्विवचन का होना चाहिए। ठीक है ना, अर्थात दो वचन में, द्विवचन में आने वाले ऐसे शब्द जिनके अंत में बड़ी ई हो, मतलब दीर्घ ई हो, जिनके अंत में दीर्घ उ हो, और जिनके अंत में दीर्घ तो होता ही ए हो। ठीक है ना, मतलब ई उ और ए से अंत होने वाले द्विवचन के शब्द, उनको क्या कहेंगे? प्रगृह्य। ठीक है ना, जैसे मान लो उदाहरण के लिए गंगा शब्द है, गंगा। ठीक है ना, अब गंगा शब्द क्या है? आकारांत शब्द है। इसके लास्ट में क्या है? आ आया है। अब ये एक वचन में है, गंगा शब्द एक वचन में है। जब इसका द्विवचन करेंगे तो क्या बनेगा? गंगे। क्या बनेगा? गंगे। अब गे में क्या है? ए है। ए भी है और द्विवचन का भी है। ठीक है ना, गंगे में ए है और ये द्विवचन का है। अब यह ए क्या हो जाएगा? गंगे क्या हो जाएगा? इसको क्या कहेंगे? प्रगृह्य कहेंगे। ठीक है ना, गंगे को प्रगृह्य कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये द्विवचन का है और एकारांत है। यही है ना, ई दू दे द्विवचन प्रगृह्य में यही कह रहा है कि ई उ और ए से अंत होने वाले द्विवचन के शब्द को क्या कहते हैं? प्रगृह्य कहते हैं। तो गंगा, गंगे, गंगा। ठीक। दूसरा है विष्णु शब्द। मान लीजिए विष्णु, विष्णु एक वचन का हो गया। ठीक है ना, अब जब इसका द्विवचन करेंगे तो क्या बनेगा? विष्णु। ठीक है ना, विष्णु में क्या है? उ है, दीर्घ उ, और द्विवचन का है। विष्णु शब्द द्विवचन का है और यह क्या? उकारांत है। इसलिए इस विष्णु शब्द को क्या कहेंगे? प्रगृह्य कहेंगे। ठीक है ना, तीसरा देख लीजिए हरि। हरि शब्द एक वचन का है। ठीक है, जब इसका द्विवचन करेंगे तो क्या बनेगा? हरि। हरि हरि हरया है। ठीक है ना, री में क्या है? इकारांत है, ई है। हरि शब्द द्विवचन का है और इकारांत है, इसलिए हरि शब्द को क्या कहेंगे? प्रगृह्य। समझ में आया कि नहीं? कि ऐसे शब्द जो द्विवचन में हों और या तो उकारांत हों
या तो एकारांत हों या तो इकारांत, इनको कहते हैं प्रगृह्य। प्रगृह्य समझ में आ गया, प्लुत समझ में आ गया। तीसरा समझिए अचि। अच तो आप समझ ही रहे हैं, अच क्या है? अच माने होता है स्वर, इसका सप्तमी एक वचन का है। मतलब क्या है? यह उत्तर पद होना चाहिए, ठीक है ना। और नित्यम, नित्यम हमेशा, हमेशा क्या होना चाहिए? संधि का नाम ही है प्रकृति भाव, ठीक है ना। मतलब जो प्रकृति थी उसकी वही प्रकृति हो जानी चाहिए, सीधी सी बात है, उसमें संधि होना ही नहीं है, ठीक है ना। अब इस सूत्र का अर्थ पूरा जान लेते हैं कैसे है। मिटा दें इसको, एक एक शब्द समझाने के लिए लिखना पड़ा तो आपको, हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। प्लुत क्या है, प्रगृह्य क्या है, अच क्या है और नित्य क्या है। सारे शब्दों के अर्थ अलग अलग हमको मालूम है। अब संधि का मतलब क्या है ये देख लीजिए। ये हुआ आपका पूर्व पद, ठीक, ये हुआ उत्तर पद, ठीक है ना, समझ में आया ना। अच जो है सप्तमी एक वचन का है, इसलिए उत्तर पद में हो जाएगा अच। कोई भी पद आएगा उसकी शुरुआत किससे होनी चाहिए? अच से। चूंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर धन स्वर बराबर स्वर संधि, ठीक है ना। तो दूसरे पद की शुरुआत अच से ही होनी है। पूर्व पद में क्या होगा? या तो प्लुत आएगा, ठीक है ना, और या फिर प्रगृह्य आएगा। प्रगृह्य आप जान गए हैं। प्रगृह्य में क्या है? द्विवचनांत, द्विवचनांत ई, उ और ए। ऐसे शब्द जो ई से समाप्त हों, उ से समाप्त हों, ए से समाप्त हों, और कितने वचन में होने चाहिए? द्विवचन में होने चाहिए। अगर यह स्थिति बनती है, ध्यान दीजिए, पहली कंडीशन क्या है कि पूर्व पद के अंत में प्लुत स्वर हो और बाद में कोई अच आ जाए, कोई अच आए, आ से लेकर ए ओ ए और जितने भी अच हैं 9 में कोई आ जाए, ठीक। दूसरी कंडीशन है कि या तो प्लुत के अलावा प्रगृह्य वर्ण हो। प्रगृह्य में द्विवचनांत, द्विवचन से अंत होने वाले ई उ ए हो और उसके सामने अच हो, तो होगा क्या? वहाँ प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव का मतलब क्या है कि जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है ना, कोई संधि वहाँ नहीं होनी है। उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे एक शब्द है गंगे, ठीक है ना, और दूसरा है अमु। गंगे शब्द क्या है? द्विवचन का है और एकारांत है। इसमें क्या है? ए है और आगे क्या है? आ है। आ एक अच से आ गया, ए क्या है? प्रगृह्य से आ गया। अब यहाँ क्या होना है? कुछ नहीं होना है, होना कुछ नहीं है। संधि का नाम ही प्रकृति भाव संधि, जो प्रकृति है वही रहेगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यह प्रगृह्य है, उसके बाद कोई स्वर है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गंगे अमु, बस संधि पूरा, ठीक है ना। अब जब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब यहाँ कोई संधि होनी ही नहीं है तो पाणिनि पगलाए थे क्या? पाणिनि को एक प्रकृति भाव संधि अलग से रखने की क्या जरूरत थी? हैं? पागल कुत्ता काटा था उनको? होगा यहाँ ये अंतर आना, ये हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। अगर ये संधि नहीं आती तो क्या होता? नहीं आती तो आप इसके पहले एक सूत्र पढ़े हैं, ठीक है ना, कौन सा? एंगः पदांता दति, पढ़े ना, कि एंग के बाद यदि अत आए माने ह्रस्व आ जाए तो एंग में क्या है? ए और ओ है। ए और ओ के बाद यदि ह्रस्व आ जाता तो क्या होता? यहाँ पूर्व रूप हो जाता। अब यहाँ देखिए, वही उदाहरण देखिए, यहाँ सारा बवाल पाणिनि करके गए हैं सब। पहले एक सूत्र पढ़ाए कि एंगः पदांता दति, ठीक है ना, कि एंग के बाद अगर अत आ जाए, आ जाए तो उसका पूर्व रूप हो जाएगा। दूसरी बार कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अगर ये प्रगृह्य का होगा या फिर प्लुत वर्ण होगा तब वहाँ पूर्व रूप संधि नहीं होगी। अब देखिए ए है, आ है, अब उस सूत्र को अगर लगाएंगे एंगः पदांता दति को तो यहाँ क्या हो जाएगा? आ जो है ए बन जाएगा, ठीक है ना। अब जब आ ए बन गया तो यह ऐसा रूप हो जाएगा ना, और ऐसा रूप लोक व्यवहार में
नहीं मिलता है। शब्द पहले बन गए हैं, व्याकरण बाद में आया है। व्याकरण शब्दों को उत्पन्न नहीं करता है, व्याकरण क्या करता है? शब्दों की सिद्धि करता है कि कोई भी शब्द बना तो कैसे बना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि व्याकरण शब्द बनाएगा, नए नए शब्दों की रचना कर, ये नहीं। जो शब्द बने हैं लोक व्यवहार में जो प्रचलित हैं उन्हीं शब्दों की सिद्धि करता है व्याकरण, ठीक है ना। तो ये गलत रूप न बन जाए इसलिए प्रतिभाव संधि को लाना पड़ा। उसकी दो कंडीशन है, या तो प्लुत वर्ण हो या तो प्रगृह वर्ण हो, उसके बाद अगर कोई स्वर आएगा तो वहाँ कोई संधि नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे ये तो हुआ प्रगृह वर्ण का, ठीक है। अब प्लुत वर्णों में देख लीजिए, जैसे भो कृष्ण, भो कृष्ण, अत्र आगच्छ, ठीक है ना। भो कृष्ण अत्र आगच्छ, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा प्रयोग, आगच्छ कृष्ण, ये होगा ना, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, ठीक है। अब इसको जब लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे। यही शो कर रहा है कि ये जो अ है, अणा में जो अ है, ये क्या है? प्लुत है। ये प्लुत की निशानी 3 मात्रा, ठीक है ना। जैसे किसी को बुलाना हुआ, कृष्ण को बुलाना हो, ठीक है ना, तो कैसे बुलाएंगे? कृष्णा, ऐसे बुलाएंगे? नहीं, कृष्ण, हे कृष्ण, ठीक है। भो कृष्ण, आगच्छ कृष्ण, ठीक है ना। अगर दूर से किसी को बुलाना हो तो ऐसा नहीं कि उसका तो वो कर देंगे, दीर्घ वाला कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो है कृष्ण का प्लुत वर्ण है, ड़ा में जो अ है वो क्या है? प्लुत वर्ण है। और इसके बाद क्या आया है? आया है। आ क्या है? अच है, स्वर है। अब इस प्लुत वर्ण के बाद स्वर आया है, ठीक है ना। तो प्रकृति भाव कहेगी कि यहाँ कोई संधि नहीं होगी, बल्कि ये जैसा है वैसा ही हो जाएगा कि भो कृष्ण अत्र आगच्छ, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, कि हे कृष्ण आओ, यहाँ गाय चर रही है। भगवान कृष्ण गाय चराते थे कि नहीं चराते थे? हाँ, तो चरवाहे थे, तो वही चरवाहे बुला रहे हैं कि हे भगवान कृष्ण आओ। भगवान कहाँ? हे कृष्ण आओ, अत्र गौश्चरति, यहाँ गाय चर रही। खोजे चल गया लाना, बहुत दूर है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ प्रकृति भाव संधि न होती, ठीक है ना। कल्पना करिए कि अगर प्रकृति भाव संधि पाणिनि महोदय नहीं लाए होते तब क्या होता? यहाँ क्या है? अड़ा है, अड़ा में आ है, आ क्या है? प्लुत है, ठीक है ना। और यहाँ क्या है? आ है। अब ये क्या हो जाता? भाई दीर्घ हो जाता ना, कुल मिला जुला कर या तो प्लुत ही बन जाता या तो दीर्घ हो जाता, ठीक है ना। तो उल्टा सीधा रूप बनने लगता, ठीक है। इन्हीं रूपों को, इन्हीं गलत रूपों को रोकने के लिए महर्षि पाणिनि ने क्या किया? प्रकृति भाव संधि की रचना की। प्रकृति भाव संधि लाए, उसका एक सूत्र बनाया इन्होंने कि वहाँ दीर्घ नहीं होगा, वहाँ पूर्व रूप नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पर प्लुत वर्ण हो उसके बाद कोई अच हो, और जहाँ पर प्रगृह वर्ण हो उसके बाद कोई अच हो। दूसरी संधियाँ आ रही हैं ना, उन दूसरी संधियों का रोक करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको बाधित करने के लिए प्रकृति भाव संधि आई, और जिसका सूत्र है प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम, के अर्थात प्लुत वर्णों के बाद और प्रगृह वर्णों के बाद अच आने पर, स्वर आने पर नित्य हो जाता है। नित्य क्या हो जाता है? प्रकृति भाव हो जाता है, ठीक है ना। वहाँ कोई संधि नहीं होती। तो आज आपके सामने हमने प्रकृति भाव संधि की विस्तृत व्याख्या की। संधि आपको कैसी लगी और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो के कमेंट में जा कर के आप कमेंट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और संस्कृत धारा 2.0 को हर घर में पहुंचाइए। संस्कृत का हर घर तक पहुंच होनी चाहिए, पूरे देश में संस्कृत की समृद्धि होनी चाहिए। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, शुभ संध्या।